Next question. Hypovolemic shock has all the following signs except. अगर किसी क्लाइंट को हाइपोवॉलेमिया जैसी कंडीशन है, हाइपोवॉलेमिक शॉक है, तो उसमें इन चारों में से कौन सा साइन देखने को नहीं मिलेगा? हाइपोवॉलेमिया हाइपोवॉलेमिक शॉक का मतलब है कि क्लाइंट की बॉडी के अंदर फ्लूइड की कमी हो चुकी है, यानी ब्लड और फ्लूइड की मात्रा डिक्रीज हो गई है। ये चीज हाइपोवॉलेमिक शॉक है। क्या टैकीकार्डिया नहीं देखने को मिलेगा? डिक्रीज ब्लड प्रेशर देखने को मिलेगा, ब्रेडिकार्डिया, या फिर डिक्रीज पल्स प्रेशर? जब किसी क्लाइंट की बॉडी में फ्लूइड की मात्रा कम हो जाती है, ब्लड की मात्रा कम हो जाती है, तो उसका हार्ट बहुत ज़्यादा तेजी से पंपिंग एक्शन शुरू कर देता है। वो जल्दी जल्दी कॉन्ट्रैक्ट होता है, रिलैक्स होता है, ताकि पूरी बॉडी में लगातार ब्लड सप्लाई को पहुंचाया जा सके। तो हार्ट रेट यदि बढ़ रही है तो इस सिचुएशन में टैकीकार्डिया तो होगा। टैकीकार्डिया का मतलब है कि हार्ट रेट का 100 बीट्स पर मिनट से ज्यादा होना, तो ये कंडीशन तो होगी, ये सही है। इसके बाद हमारे शरीर में यदि फ्लूइड की मात्रा कम है तो क्या ब्लड प्रेशर बढ़ेगा? नहीं। पेशेंट की बॉडी में फ्लूइड कंटेंट कम है, इसलिए प्रेशर नहीं बढ़ सकता। जब आप किसी पाइप के अंदर पानी चलाते हैं, अगर पानी पर्याप्त मात्रा में है तो वो काफी ज्यादा प्रेशर से चलता है, लेकिन अगर पानी नल से धीमे धीमे खुला हो तो क्या इस पाइप के अंदर प्रेशर बनेगा? नहीं। तो यहाँ पर डिक्रीज ब्लड प्रेशर देखने को मिलेगा। ये ऑप्शन भी आपका सही है। अब ऑप्शन 4 के अंदर कहा गया है डिक्रीज पल्स प्रेशर। अगर किसी क्लाइंट के सिस्टोलिक बीपी में से डायस्टोलिक बीपी को घटा दें तो जो वैल्यू आएगी वो होगा पल्स प्रेशर। तो पल्स प्रेशर जो है इस सिचुएशन के अंदर आपको डिक्रीज देखने को मिलेगा, क्योंकि ब्लड प्रेशर ऑलरेडी डिक्रीज हो रहा है। तो ये पॉइंट भी आपका सही है। फाइनली ऑप्शन 3 हमारे पास बचता है और वो सही आंसर भी है। ब्रेडिकार्डिया का मतलब होता है कि जो हार्ट रेट है उसका 60 बीट्स पर मिनट से कम हो जाना, और ऊपर वाले ऑप्शन में हम डिस्कस कर चुके हैं कि हार्ट रेट इस कंडीशन में बढ़ेगी। तो इससे हम ये कह सकते हैं कि ब्रेडिकार्डिया यहाँ पर देखने को नहीं मिलेगा। हाइपोवॉल्यूमिक शॉक होने पर ब्रेडिकार्डिया देखने को नहीं मिलेगा। यहाँ पर आप चाहें तो एक जनरल पॉइंट है, इसे नोट कर सकते हैं। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि किसी फीटस में टोटल फ्लूइड वॉल्यूम कितना होता है, तो आप कितना बताएंगे? टोटल बॉडी वेट का कितना परसेंट फ्लूइड होता है, ये आपसे यदि पूछ लिया जाए तो आप कितना बताएंगे? फीटस का बताना है आपको, न्यूबॉर्न बेबी का बताना है, अडल्ट का बताना है, और ओल्ड एज पर्सन का बताना है? यस, एग्जैक्टली। अगर फीटस की बात की जाए यानी प्रेगनेंसी पीरियड की बात की जाए तो कुल बच्चे के कुल वजन का लगभग 90% हिस्सा पानी होता है। यानी शरीर का जितना भी वजन है उसका 90% हिस्सा फ्लूइड के कारण होता है, वाटर कंटेंट के कारण होता है। न्यूबॉर्न बेबी के अंदर ये 80% हो जाता है, अडल्ट्स के अंदर ये 60% हो जाता है, और ओल्ड एज के अंदर ये 55% हो जाता है। यानी कि जो फ्लूइड की मात्रा है वो ओल्ड एज में कम होती जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन अडल्ट a body mass index of less than 18.5 kg per meter square belongs to which of the following category?
अगर किसी अडल्ट में BMI 18.5 kg पर मीटर स्क्वायर हो, इससे कम हो, तो ये किस कैटेगरी में क्लासिफाई किया जाएगा? क्या ये अडल्ट ओवरवेट कहलाएगा, ओबेसिटी से सफरिंग कहलाएगा, नॉर्मल है या अंडरवेट है? सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि BMI जो है उसे कैसे कैलकुलेट किया जाता है। बॉडी मास इंडेक्स को कैलकुलेट करने के लिए हम वेट लेते हैं किलोग्राम्स के अंदर, केजी में, और फिर हाइट लेते हैं मीटर स्क्वायर में। अगर आपको किसी पर्सन का वेट केजी में पता हो और उसकी हाइट पता हो मीटर स्क्वायर में, तो केजी अपॉन मीटर स्क्वायर करके, वेट अपॉन हाइट करके आप उस पर्सन का BMI कैलकुलेट कर सकते हैं। और इस क्वेश्चन के आंसर की बात की जाए तो अगर 18.5 से कम है, लेस देन 18.5 अगर है, तो इसका मतलब है कि ये पर्सन अंडरवेट है। ऑप्शन 4 इज करेक्ट हियर। आइए बात कर लेते हैं BMI के क्लासिफिकेशन की। प्रीवियस एग्जाम में यहां से क्वेश्चंस पूछे गए हैं, इंपॉर्टेंट है। अगर किसी क्लाइंट का जो BMI है वो 18.5 से कम होता है, तो उसे हम अंडरवेट कहते हैं, यानी उसका वजन बहुत कम है। वहीं अगर BMI 18.5 से लेकर 24.9 के बीच में हो, तो इसे नॉर्मल कहा जाता है। 18.5 से लेकर 24.9 के बीच में यदि BMI है, तो इसे हम नॉर्मल कहेंगे। अब बात करते हैं ओवरवेट कैटेगरी की। ओवरवेट कैटेगरी शुरू होती है BMI 25 से लेकर 29.9 के बीच में। अगर BMI 25 से लेकर 29.9 के बीच है, तो ये ओवरवेट कैटेगरी को बताता है। और ओबेसिटी कितने से होगा? 30 से ऊपर जितना भी BMI यदि आए, तो उसे हम ओबेसिटी का पेशेंट कह सकते हैं। ओबेसिटी के अंदर भी अलग अलग कैटेगरी होती है। आप चाहें तो इसे और फर्दर नोट कर सकते हैं। हो सकता है नॉर्सेट एग्जाम में इसे पूछ लिया जाए। नोट करिएगा, ओबेसिटी कैटेगरी। ओबेसिटी कैटेगरी के अंदर कैटेगरी 1 या क्लास 1 लिख लीजिए, क्लास 1, क्लास सेकेंड, क्लास थर्ड। अगर किसी क्लाइंट का BMI 30 से लेकर 34.9 के बीच में है, तो आप उसे क्लास 1 ओबेसिटी का पेशेंट कह सकते हैं। वहीं अगर इस किसी क्लाइंट का BMI 35 से लेकर 39.9 के बीच में है, तो ये क्लास 2 का ओबेसिटी का पर्सन पेशेंट है। और अगर किसी के अंदर जो BMI है 40 या इससे ज्यादा हो, तो उसमें वेरी सीवियर ओबेसिटी वाली कंडीशन है, क्लास 3 ओबेसिटी का पेशेंट है। ये सभी डाटा इंपॉर्टेंट है, आप चाहें तो इसे नोट कर लीजिएगा या इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। BMI कैलकुलेट करने के लिए वेट अपॉन हाइट करते हैं। वेट केजी में होना चाहिए, हाइट मीटर स्क्वायर में होना चाहिए। उसके बाद 18.5 से लेकर 24.9 के बीच यदि BMI है, तो इसे हम नॉर्मल मानेंगे। इस तरह से आप इसे याद रखेंगे। हेलो एवरीवन, वेलकम टू फॉर नर्सेस प्रिपरेशन यूट्यूब चैनल। आई एम नीरज कुमार कैथल। टुडे इज 12th of January 2023. Let's begin today's MCQ session for upcoming nursing recruitment exams. First question is, midday meal program was initiated in a year of.
मिड डे मील प्रोग्राम किस वर्ष शुरू किया गया था? 1942 में, 52 में, 61 में, 72 में? छोटे बच्चों को दोपहर का जो भोजन दिया जाता है स्कूलों में, मिड डे मील प्रोग्राम, वो किस वर्ष शुरू हुआ था, ये आपको बताना है। Important question for upcoming CHO and other state level exams. Yes, exactly, आप बिल्कुल सही हैं। ऑप्शन सी इज करेक्ट हियर। अगर आपसे पूछा जाए कि मिड डे मील प्रोग्राम, मिड डे मील प्रोग्राम, इस चीज पर गौर कीजिएगा, मिड डे मील प्रोग्राम भारत में कब शुरू हुआ था, तो आप बताएंगे 1961 के अंदर। और अगर आपसे पूछ लिया जाए कि मिड डे मील स्कीम, मिड डे मील स्कीम कब शुरू हुई थी, तो वो होगा 1995 में। मिड डे मील प्रोग्राम और स्कीम में आप कंफ्यूज मत होइएगा। प्रोग्राम पहले आया था 1961 में और स्कीम बाद में आई थी 1995 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्यूरेशन ऑफ थर्ड स्टेज ऑफ लेबर इन बोथ प्रीमी ग्रेविडा एंड मल्टी ग्रेविडा इज। प्रीमी ग्रेविडा यानी कि जो पहली बार प्रेग्नेंट हुई हैं, और मल्टी ग्रेविडा जो एक से ज्यादा बार कंसीव कर चुकी हैं, उनमें लेबर की थर्ड स्टेज कितने समय की होती है, ये आपको बताना है। 60 मिनट्स, 45 मिनट्स, 15 मिनट्स या फिर 2 आवर्स। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चाहे किसी भी नर्सिंग एग्जाम्स की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, वहां पर हमेशा लेबर टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है ओबीजी सब्जेक्ट से, और यहां से एक ना एक क्वेश्चन पूछा ही जाता है। तो इस क्वेश्चन को आप मोस्ट इंपॉर्टेंट मानते हुए तैयार करके जरूर जाएं। यस, एग्जैक्टली, आपका आंसर बिल्कुल सही है। लेबर की जो थर्ड स्टेज होती है उसकी ड्यूरेशन चाहे प्रीमी ग्रेविडा हो या मल्टी ग्रेविडा हो, दोनों ही के अंदर 15 मिनट्स की रहती है। लेबर की स्टेजेस को हम ब्रीफली समझ लेते हैं। लेबर का मतलब होता है चाइल्ड बर्थ। जब वुमेन को ट्रू लेबर पेन शुरू हो जाए और सर्विक्स का डायलेशन 10 सेंटीमीटर तक ना हो, इस ड्यूरेशन को फर्स्ट स्टेज के रूप में माना जाता है। एक बार फिर से समझिएगा, जब प्रेग्नेंट वुमेन को ट्रू लेबर पेन होने लगे और उसका सर्विक्स 10 सेंटीमीटर तक डायलेट ना हो जाए, तब तक हम उसे लेबर की फर्स्ट स्टेज में मानते हैं। और लेबर की फर्स्ट स्टेज के अंदर प्रीमी ग्रेविडा 12 घंटे तक रहती है, और मल्टी ग्रेविडा के अंदर ये स्टेज जो है 6 आवर्स की होती है। एग्जाम में पूछा जा सकता है प्रीमी ग्रेविडा में लेबर की फर्स्ट स्टेज कितने घंटों की होती है, तो आप कहेंगे 12 घंटे की। और मल्टी ग्रेविडा वुमेन के अंदर ये स्टेज इससे जस्ट आधी रह जाती है, यानी सिर्फ 6 घंटों की। जैसे ही सर्विक्स जो है 10 सेंटीमीटर तक डायलेट हो जाता है, लेबर की सेकंड स्टेज शुरू हो जाती है, और इस स्टेज के अंदर बच्चे की डिलीवरी होती है। और जैसे ही बच्चा डिलीवर हो जाता है, ये स्टेज कंप्लीट मानी जाती है। और इस स्टेज की ड्यूरेशन प्रीमी ग्रेविडा मदर में, यानी फर्स्ट टाइम प्रेग्नेंट वुमेन के अंदर 2 घंटे की होती है, जबकि मल्टी ग्रेविडा यानी जो कि एक से अधिक बार प्रेग्नेंट हो चुकी है, उसके अंदर 30 मिनट्स की देखने को मिलती है। थर्ड स्टेज के बारे में हमने आपको बता ही दिया। चाहे प्रीमी हो या फिर मल्टी हो, दोनों के अंदर ये स्टेज जो है 15 मिनट की होती है। 15 मिनट की ये स्टेज दोनों में मानी जाती है। कई बार क्लासिफिकेशन के अंदर हम बच्चे के और प्लेसेंटा के डिलीवर होने के बाद 1 घंटे का जो पीरियड होता है, उसे भी फोर्थ स्टेज के रूप में मान लेते हैं, और इसे गोल्डन आवर माना जाता है, क्योंकि इसी स्टेज के अंदर जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम के ऑर्गन्स हैं वो प्री प्रेगनेंसी स्टेज में आना शुरू होते हैं। ये मदर के लिए, बच्चे के लिए रिकवरी फेज भी मानी जाती है, और इसकी जो ड्यूरेशन होती है वो 1 घंटे की होती है। क्विकली समराइज करते हैं, लेबर की हम 4 स्टेजेस में क्लासिफाई कर सकते हैं। पहली स्टेज प्रीमी के लिए 12 घंटे की होती है, मल्टी के लिए 6 आवर्स की होती है,
सेकंड स्टेज जिसमें बच्चा डिलीवर होता है, क्राउनिंग प्रोसेस होता है, ये प्रीमी ग्रेविडा मदर के लिए 2 घंटे की होती है, जबकि मल्टी ग्रेविडा के लिए 30 मिनट्स की होती है। थर्ड स्टेज प्रीमी ग्रेविडा के लिए हो चाहे मल्टी ग्रेविडा के लिए हो 15 मिनट्स की देखी जाती है। और फोर्थ स्टेज जो है गोल्डन आवर है, वो 1 घंटे का समय माना जाता है। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें या फिर इसे नोट डाउन कर लें, बहुत ही इंपॉर्टेंट डाटा है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फर्स्ट स्टूल ऑफ नियोनेट इज कॉल्ड। जन्म के बाद न्यूबॉर्न बेबी के द्वारा अपना जो पहला स्टूल पास किया जाता है उसे आप किस नाम से जानते हैं? सीबम, लेन्यूगो, म्यूकोनियम या वर्निक्स कैसियोसा? इस क्वेश्चन को प्रीवियस नर्सिंग एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। इट इज ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और अपकमिंग एग्जाम्स में पूछा जा सकता है। यस, एग्जैक्टली, आप बिल्कुल सही हैं। बच्चे के द्वारा पास किए गए ग्रीन कलर के फर्स्ट स्टूल को हम म्यूकोनियम के नाम से जानते हैं। इसके अलावा यहाँ पर अदर टर्म्स जो इंपॉर्टेंट हैं उन्हें भी जान लेते हैं। लेन्यूगो फाइन हेयर्स होते हैं, यानी छोटे छोटे बाल होते हैं जो न्यूबॉर्न बेबी की स्किन पर पाए जाते हैं। वर्निक्स कैसियोसा वाइट चीज लाइक कवरिंग होती है जो कि स्किन पर पाई जाती है। जन्म के तुरंत बाद बच्चे के बॉडी पर जो सफेद चिपचिपा चीज लाइक सब्सटेंस पाया जाता है उसे वर्निक्स कैसियोसा कहते हैं, और बच्चे की बॉडी पर जो हल्के बाल पाए जाते हैं उन्हें लेन्यूगो कहते हैं, और बच्चे के पहले स्टूल को फर्स्ट वेस्ट को म्यूकोनियम के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोस्ट कॉमन सिम्टम ऑफ एल्कोहल विड्रॉल इज। अगर किसी व्यक्ति ने अल्कोहल लेना बंद कर दिया या कुछ समय के लिए उसे अल्कोहल नहीं मिला तो उसमें विड्रॉल सिम्टम्स आने लगते हैं। सबसे ज्यादा विड्रॉल सिम्टम के रूप में कौन सा सिम्टम देखने को मिलता है ये आपको बताना है। ट्रिमर्स, बॉडी एक, डायरिया, राइनोरिया? बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। यस, एग्जैक्टली, ऑप्शन 1 इज करेक्ट हियर। अगर अल्कोहल एडिक्टेड पर्सन को अल्कोहल एक समय बाद नहीं मिले तो उसमें विड्रॉल सिम्टम्स आते हैं, जिनमें ट्रिमर्स बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं और ये मोस्ट कॉमनली देखने को मिलते ही मिलते हैं। इसी वजह से इन्हें कई बार हम अल्कोहल शेक्स के नाम से भी जानते हैं। यानी अल्कोहल नहीं मिलने पर विड्रॉल सिम्टम आते हैं और उनमें पर्सन कांपने लगता है, उसके स्किन पर ट्रिमर्स चलते हैं, इसलिए इसे अल्कोहल शेक सिम्टम भी बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट ऑफ कीमोथेरेपी ड्रग्स। कैंसर के ट्रीटमेंट में इस्तेमाल आने वाली कीमोथेरेपी ड्रग का सबसे ज्यादा देखा जाने वाला साइड इफेक्ट कौन सा है? गौर करिएगा, मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट आपको बताना है, कंफ्यूज मत होइएगा, यहां आप गलती कर सकते हैं। एनोरेक्सिया, एलोपेशिया, स्टोमेटाइटिस या फिर वॉमिटिंग? देखिएगा, वॉमिटिंग मोस्ट कॉमन नहीं माना जाएगा। स्टोमेटाइटिस इज अ इन्फ्लेमेशन ऑफ ओरल म्यूकोसा, ये भी कॉमनली नहीं होता। अब आपको आंसर सेलेक्ट करना है ए और बी ऑप्शंस में से। एनोरेक्सिया का मतलब होता है भूख नहीं लगना, और एलोपेशिया का मतलब होता है हेयर लॉस। विच वन इज द करेक्ट ऑप्शन? यस, ऑप्शन 1 इज करेक्ट हियर। कंफ्यूज मत होइएगा, अगर कोई व्यक्ति कीमोथेरेपी लेता है तो उसमें भूख नहीं लगती, लैक ऑफ हंगर।
यानी कि उसे भूख नहीं लगती। ये मोस्ट कॉमनली यानी सबसे ज्यादा देखे जाने वाला सिम्टम है। वहीं अगर अगर कोई पर्सन लॉन्ग टाइम के लिए लंबे समय तक कीमोथेरेपी लेता है तो उसके अंदर हेयर लॉस देखने को मिलता है, एलोपेशिया कंडीशन देखने को मिलती है। तो इस चीज को याद रखिएगा, लंबे समय तक कीमोथेरेपी लेने पर सबसे ज्यादा कौन सा कॉम्प्लिकेशन होता है ये आपसे पूछ लिया जाए, साइड इफेक्ट होता है ये आपसे पूछ लिया जाए, तो आप बताएंगे हेयर लॉस। और अगर आपसे पूछा जाए कि मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट आफ्टर टेकिंग कीमोथेरेपी एज यूजुअल, तो आप बताएंगे लैक ऑफ हंगर, यानी उसे भूख नहीं लगती, एनोरेक्सिया हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, immunization is the level of prevention. Level of prevention is very important topic. आपको बताना है कि इम्यूनाइजेशन यानी वैक्सीनेशन किस लेवल का प्रिवेंशन माना जाता है, टर्सरी, प्राइमरी, सेकेंडरी या ये सभी। द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, प्राइमरी। इस क्वेश्चन को प्रीवियसली पूछा गया है। इम्यूनाइजेशन यानी वैक्सीन लगाना, टीके लगाना प्राइमरी प्रिवेंशन के अंतर्गत इंक्लूड किया जाता है, प्राइमरी प्रिवेंशन के अंतर्गत इंक्लूड किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, at which age at which age first of all a child can sit with support? किस उम्र के होने पर बच्चा बिना किस उम्र के होने पर बच्चा पहली बार सपोर्ट के साथ बैठ सकता है? न्यूबॉर्न बेबी कितना उम्र का होने पर सपोर्ट लेकर बैठ सकता है, सिट विथ सपोर्ट, ये आपको बताना है। 10 मंथ्स, 3 मंथ्स, 5 मंथ्स, 8 मंथ्स। यस, आप बिल्कुल सही हैं। ऑप्शन 3 इज करेक्ट हियर, 5 मंथ्स। 5 महीने का बच्चा सपोर्ट लेकर बैठ सकता है, 5 महीने का बच्चा सपोर्ट लेकर बैठ सकता है, 5 मंथ्स। याद रखिएगा इस ड्राइंग को, भूलेंगे नहीं आप। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट वन, classical triad of symptoms of depression includes all except। डिप्रेशन के क्लासिकल ट्रायड सिम्टम्स में किसे इंक्लूड नहीं किया जाता? ट्रायड का मतलब होता है 3, यानी डिप्रेशन के 3 क्लासिकल फीचर्स में किसे इंक्लूड नहीं किया जाता? डिप्रेस्ड मूड, डिस्ट्रैक्टेबिलिटी, slowed thinking, psychomotor retardation। Yes, option B is correct here. Distractibility is not included into the classical triad symptoms of depression. It includes depressed mood, slowed thinking, psychomotor retardation. Take a screenshot if you want for your revision. Next question. Sign of eclampsia एक्सेप्ट। प्रेगनेंसी के दौरान एक्लैम्पसिया कंडीशन होने पर इनमें से कौन सा साइन देखने को नहीं मिलता? फीवर, प्रोटीन्यूरिया, बीपी मोर देन 170/90 mm of Hg, सीजर्स। The right answer is option 1, fever. Eclampsia and pre-eclampsia both are the important terms or disease condition for upcoming exams. Prepare well about these.
यहां पर क्लासिकल साइन ऑफ एक्लेम्शिया के अंदर 4 चीजों को इंक्लूड किया जाता है। देखिएगा, इसे नोट डाउन कर लीजिएगा। प्रेगनेंसी के दौरान सबसे पहले कंडीशन डेवलप होती है प्री एक्लेम्शिया। प्री एक्लेम्शिया के अंदर क्या होता है, वुमेन के अंदर ब्लड प्रेशर बहुत ज्यादा हाई होने लगता है। इसके बाद उसे प्रोटीन्यूरिया होता है, यानी उसके यूरिन के अंदर प्रोटीन काफी ज्यादा बाहर निकलने लगता है और प्रोटीन की कमी से बॉडी में एडिमा डेवलप हो जाती है। अगर ये तीनों कंडीशन किसी प्रेग्नेंट वुमेन के अंदर मौजूद है तो आप उसे प्री एक्लेम्शिया की पेशेंट कह सकते हैं। और अगर इस प्री एक्लेम्प्टिक वुमेन को प्रॉपरली ट्रीट ना किया जाए, उसे प्रॉपर ट्रीटमेंट ना मिले, तो ये प्री एक्लेम्शिया कंडीशन एक्लेम्शिया कंडीशन में कन्वर्ट हो सकती है। एक्लेम्शिया कंडीशन में कन्वर्ट होने पर वुमेन को सीजर्स आ सकते हैं या फिर वुमेन कोमा में जा सकती है। इन तीनों फाइंडिंग्स के साथ यदि वुमेन को सीजर और कोमा जैसी स्थिति आने लगे तो इसका मतलब है कि वुमेन अब एक्लेम्शिया कंडीशन में जा चुकी है। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें, इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पर ड्रग ऑफ चॉइस के रूप में हम NgSO4 का इस्तेमाल करते हैं, मैग्नीशियम सल्फेट का, ताकि वुमेन को प्री एक्लेम्शिया से एक्लेम्शिया में कन्वर्ट होने से रोका जा सके। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस कंप्लीट वीडियो। अगर आपको आज की ये क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे लाइक कर दीजिएगा और रेगुलर इसी तरह के वीडियोस देखने के लिए फॉर नर्सेस प्रिपरेशन यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। बेस्ट ऑफ लक।